बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका की माँ सुनीता एक बहुत ही गंभीर बीमारी की शिकार थी और राधिका का पिता किशन एक शराबी था। किशन कोई भी काम धंधा नहीं करता था, बस 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता था। बेचारी राधिका अपना पालन पोषण करने के लिए और अपनी माँ की दवाई गोली के लिए सिलाई का काम करती थी, लेकिन किशन राधिका को वो भी काम सुकून से नहीं करने देता था। बेचारी राधिका सिलाई करके जो भी पैसे कमाती थी वो सारे पैसे किशन छीन लेता था और उन पैसों से दारू पी जाता था। राधिका अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। हमेशा की तरह आज भी किशन राधिका से पैसे छीनकर ले जा रहा था कि तभी राधिका अपने पिता किशन से कहती है, पिताजी, आप रोज रोज मुझसे पैसे छीन कर ले जाते हैं। मैं कितनी मेहनत से रात दिन सिलाई करती हूँ और माँ के इलाज कराती हूँ, लेकिन आज मुझे पैसे वापस दे दो क्योंकि आज माँ की दवाई आएगी। अगर आज आप शराब नहीं पियेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। 4 पैसे क्या कमा लिए, ये तो अपने बाप को ही सुना रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तुझे पैसे वापस नहीं दूंगा। नहीं पिताजी, आज मैं आपको पैसे नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं है और माँ को दवाई की जरूरत है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मुझे मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, तो अब तू जवान भी चला रही है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर किशन राधिका को बहुत मारता है और बहुत पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। तभी राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ, सबके पिता इतने अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे पिता ऐसे क्यों हैं। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे का जरा भी ख्याल नहीं है। माँ, मैंने फैसला किया है, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। हम जंगल में झोपड़े डाल के रह लेंगे, लेकिन पिताजी का इतना अत्याचार नहीं सहेंगे। मैं कितनी मेहनत से सिलाई करती हूँ, लेकिन पिताजी सारे पैसे दारू पीकर उड़ा देते हैं और आज तो घर में राशन भी नहीं है और अब की दवाई भी आनी है, लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे से एक बात छुपाई थी। ये तेरे सौतेले पिता है। तू 1 साल की थी तभी तेरे असली पिता तुझे छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने इनसे शादी करी ताकि तुझे कभी भी पिता की कमी महसूस ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था ये आदमी शराबी निकलेगा। मुझे पता है सब मेरी ही गलती है। ना मैं दूसरी शादी करती और ना ही तुझे आज ये दिन देखना पड़ता। माँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे लिए ही सब किया है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। समय रहते हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना शाम को पिताजी पीकर आएंगे और ड्रामा करेंगे। इतना कहकर राधिका अपनी माँ को एक जंगल ले जाती है और वहाँ जाकर लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाती है और अपनी माँ के साथ वहाँ पर रहने लगती है। राधिका को बहुत अच्छे अच्छे गाउन सिलने आते थे, इसलिए गांव की सभी औरतें राधिका से ही गाउन सिलवाती थी। अपने शराबी पिता से दूर राधिका अपनी माँ के साथ बेहतर रह रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुनीता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी राधिका अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। सुनीता के सारे चेकअप होते हैं। डॉक्टर राधिका से आकर कहती है, देखो राधिका, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। चेकअप से पता चला है कि तुम्हारी माँ की एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है और दूसरी किडनी भी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर भी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन माँ के ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में 3 लाख रुपए लगेंगे। जल्द ही रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा दो और उसके बाद हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन चालू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका घबरा जाती है। वो सोचती है कि वो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगी और तो और उसको कोई पैसे उधार भी नहीं देगा। वो सब सोच सोच कर राधिका बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। राधिका एक रास्ते पर से जा रही थी। वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी राधिका को आवाज मारती है और अपने पास बुलाकर कहती है, बेटी, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो? ठीक है दादी, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। इतना कहकर राधिका उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में जाती है और खाना बनाकर बूढ़ी औरत को दे देती है। खाना खाकर वो बूढ़ी औरत राधिका से कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुम हमेशा खुश रहना। दादी, जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो, उसकी जिंदगी में खुशियाँ कहाँ से हो सकती है? इतना कहकर राधिका उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताती है और बहुत रोती है। राधिका की सारी बातें सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत दुख होता है। तभी वो राधिका से कहती है, बेटी, तुम इतनी दुखी हो, लेकिन तब भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मशीन देती हूँ। तुम्हें जो भी चीज अच्छे से बनानी आती है, तुम इस मशीन में बोल दो और बोलकर बटन दबा दो। फिर देखना, बटन दबाते ही ये मशीन तुम्हारी बोली हुई चीज बनाना शुरू कर देगी। ठीक है दादी, ये जादुई मशीन गाउन बनाना शुरू करो। इतना कहकर राधिका बटन दबाती है और तुरंत ही मशीन गाउन बनाना शुरू कर देती है। वो सब देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर वो मशीन वहाँ से लेकर चली जाती है और जादुई मशीन के गाउन को बेचने बाजार में आ जाती है। जादुई मशीन के गाउन बहुत ही सुंदर होते थे। मशीन से बने हुए गाउन तुरंत ही बिक जाते थे। राधिका का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। एक दिन राधिका को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। राधिका, तुम्हारे बनाए हुए गाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 1000 गाउन का ऑर्डर दे रही हूँ और मैं तुम्हें पैसे एडवांस में दे दूंगी। उस औरत की बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है और 6 दिन के भीतर 1000 गाउन तैयार कर देती है और उस औरत को सारे गाउन देकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है। राधिका के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा हो चुके थे। वो तुरंत ही हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर 3 लाख रुपए जमा करवा देती है। पैसे जमा होने के बाद डॉक्टर सुनीता का ऑपरेशन चालू कर देते हैं। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और सुनीता कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों माँ बेटी जादुई मशीन की मदद से अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन तभी किशन को सब कुछ पता चल जाता है कि राधिका के पास जादुई मशीन है। तभी एक दिन वो उस मशीन को चुराने के लिए राधिका के घर चला जाता है, क्योंकि किशन ने शराब के चक्कर में सब कुछ बेच दिया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो जादुई मशीन चुराने आ गया। लेकिन जैसे ही किशन उस मशीन को हाथ लगाता है, उसके हाथ जल जाते हैं। तभी जादुई मशीन में से आवाज आती है, तू कैसा पिता है? तूने अपनी लड़की और पत्नी को ऐसे ही छोड़ दिया। तूने उनके साथ मार पिटाई भी की और जब उनकी जिंदगी में जादुई मशीन की मदद से खुशियों के दिन आए तो तू उनसे वो भी छीनने आ गया। निकल जा यहाँ से, वरना तो तुझे पूरा जलाकर राख कर दूंगी। किशन जादुई मशीन के इतना कहने पर वहाँ से भाग जाता है। अब सुनीता घर पर रहकर जादुई मशीन से गाउन बनाती थी और राधिका उनको बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह राधिका अपना घर चलाती थी। अब सुनीता और राधिका अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। मीरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मीरा के पिता जयप्रकाश जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार मीना के पिता जयप्रकाश खेतों में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसकी माँ सरिता के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मामा हमें छोड़कर चले गए, अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बेटी रो मत, हम उनकी यादों के सहारे जी लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए सरिता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा और उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। मीरा की माँ सरिता ने घर की बिगड़ती परिस्थिति देख गांव में ही एक सेठानी कल्याणी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। वहीं मीरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बीमार रहने लगी। सरिता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मीरा बोली,
माँ आप आराम कीजिए, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, आपके बदले मैं काम पर जाया करूँगी। बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी? तुम्हें सुबह सवेरे स्कूल भी तो जाना होता है। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खत्म करके वहीं से सीधे स्कूल चली जाऊंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं मीरा हूँ, मेरी माँ सरिता आपके यहाँ काम करने आती है ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अच्छा तो तुम सरिता की बेटी हो, सारा काम अच्छे से करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, समझ आ गई मेरी बात? सेठानी कल्याणी मीरा को ये सब बोल ही रही थी कि तभी कल्याणी की बेटी जानवी वहाँ आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली, मॉम ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी ये काम वाली की बेटी है, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए, देखो पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनती भी है। अपनी माँ की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई। काम खत्म कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो देखो काम वाली आ रही है। सुनो मीरा, मेरे डेस्क पर बहुत गंदगी जमी है, जरा यहाँ आकर साफ कर देना, मॉम से कहकर मैं तुम्हें इसके भी पैसे दिला दूंगी। जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़कियाँ मीरा पर हंसने लगी। मीरा उन सब बातों को अनसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी, तभी जानवी बोली, अरे रुक, तू हमारे बराबर नहीं बैठ सकती, तेरी औकात जमीन पर बैठने की है, समझी? झाड़ू पोछा वाली, चल जमीन पर बैठ। ये ज्ञान का मंदिर है जहाँ अमीर गरीब छूत अछूत सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। चल चल, हमें मत सिखा ज्ञान की बातें, हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे, समझी? जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़कियां मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती। दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फाइनल परीक्षा शुरू होने में 1 महीना बाकी था। मीरा काम करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी रात भर जागकर खूब मेहनत और लगन से करने लगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी ने जानवी से कहा, बेटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूंगी। माँ की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी। इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकती। अब टीचर के साथ साथ मॉम भी उस नौकरानी की तारीफ करने लगी, उसका कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ इस बार कैसे क्लास में फर्स्ट आती है। अगले दिन जब मीरा काम खत्म कर स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जानवी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे, स्कूल जाने में मुझे देरी हो रही है। अरे तो स्कूल जाकर क्या करेगी? तेरे हाथों में झाड़ू पोछा ही अच्छा लगता है, किताबें नहीं। ये कहते हुए जानवी ने मीरा का स्कूल बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। ये देख मीरा रोते हुए बोली, अरे ये क्या किया तुमने जानवी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैग ले आ। बेचारी मीरा नदी में कूद गई, लेकिन उसे अपना स्कूल बैग कहीं नहीं मिला। ये देख जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई किताबें और नया स्कूल बैग खरीद सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी। मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली, अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूं।
सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली, परी जी, बिना किताबों के अब मैं स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी? फाइनल एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई। मीरा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तुम इतनी हैरान मत हो, ये हमारी दुनिया है। आओ, तुम्हें मैं परीलोक की टीचरों से मिलवाती हूँ। वो सभी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा बादलों के बीचों बीच बनी परियों की क्लास में पहुंच गई। क्लास में ढेर सारी किताबें भी थी। ये देख मीरा खुशी से उछल पड़ी। इस तरह सभी परियां मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम का दिन भी नजदीक आ गया। मीरा ने इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होकर क्लास में फर्स्ट आई। ये देखकर जानवी को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, अरे मीरा, बिना किताबों के तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई भला? क्योंकि मैं परियों की क्लास में पढ़ने जाती हूँ। परीलोक की परियां मुझे रोज पढ़ाती है। क्या कहा? परियों की क्लास? तभी कक्षा की सभी लड़कियाँ बोली, मीरा प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं? हमें भी अच्छे नंबरों से पास होना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई। वहीं जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफी मांगी। सब कुछ भुलाकर मीरा ने जानवी को माफ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई। इस तरह अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।